गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास सारांश और विश्लेषण अध्ययन प्रेमी कपिल द्वारा हिंदी साहित्य पुस्तक का अवलोकन किया है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। इससे पहले काशी की 80 वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपकी पढ़ने की रुचि जानता हूं, इसी वजह से मैं वीडियो को कम से कम समय में बताने की कोशिश करता हूं। खैर, मैं आज इस तरह के उपन्यास के बारे में बता रहा हूं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईशून्य में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। इसके पात्र होरी नायक, धनिया नायिका, गोबर होरी का पुत्र झूनिया गोबर की पत्नी, राया साहब जमींदार, मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, मालती आधुनिक नारी व डॉक्टर, भोला झुनिया के पिता, सोना और रूपा होरी के पुत्री, खन्ना मिल मालिक, गोविंदी खन्ना के पत्नी, हीरा होरी के भाई, सिलिया दलित चमार स्त्री, मातादीन और दत्तादीन ब्राह्मण, ओंकारनाथ संपादक, दुलारी सहुआइन दुकान की मालकिन, शोभा होरी के भाई। अन्य पात्र झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी लाल, नोहरी, पुनिया, मिर्जा खुसेड। गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संत्रास की कथा है। गोदान का नायक होरी एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन दुर्धर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। गोदान भारतीय कृषक जीवन के संत्रासमय संघर्ष की कहानी है। गोदान उपन्यास गाय दान की परंपरा और संस्कृति पर केंद्रित है। गोदान प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास है जिसमें गोदान होरी की कहानी है, उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके और इसीलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता और अंत में मजबूर होना पड़ता है, फिर भी अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता। परिणामतः वह जब तक के अपने जीवन को ही होम कर देता है। यह होरी की कहानी नहीं, उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है और इसके साथ जुड़ी है शहर की प्रासंगिक कहानी। गोदान में उन्होंने ग्राम और शहर की दो कथाओं का इतना यथार्थ रूप और संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया है। दोनों की कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है कि उसमें प्रवाह आद्योपांत बना रहता है। प्रेमचंद की कलम की यही विशेषता है जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है। गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा और निराशा, उसकी धर्मभीरुता और भारत प्रायणता के साथ स्वार्थपरता और बैठकबाजी, उसकी बेबसी और निरीहता का जीता जागता चित्र उपस्थित किया गया है। उसकी गर्दन जिस पैर के नीचे दबी है उसे सहलाता, क्लेश और वेदना को झुठलाता, मर्जात की झूठी भावना पर गर्व करता, ऋणग्रस्तता के अभिशाप में पिसता, तिल तिल शूलों भरे पथ पर आगे बढ़ता। भारतीय समाज का मेरुदंड यह किसान कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है, यह गोदान में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। नगरों के कोलाहलमय चकाचौंध ने गांवों की विभूति को कैसे ढक लिया है। जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, पेशेवर वकील और डॉक्टर, राजनीतिक नेता और राज कर्मचारी जोंक बने कैसे गांव के इस निरीह किसान का शोषण कर रहे हैं और कैसे गांव के ही महाजन और पुरोहित उनकी सहायता कर रहे हैं। गोदान में ये सभी तत्व नखदर्पण के समान प्रत्यक्ष हो गए हैं। गोदान वास्तव में 20वीं शताब्दी की तीसरी और चौथी दशाब्दियों के भारत का ऐसा सजीव चित्र है जैसा हमें अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। उपन्यास वे ही उच्च कोटि के समझे जाते हैं जिनमें आदर्श तथा यथार्थ का पूर्ण सामंजस्य हो।
गोदान में समांतर रूप से चलने वाली दोनों कथाएं हैं, एक ग्राम्य कथा और दूसरी नागरी कथा, लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर संबद्धता तथा संतुलन पाया जाता है। ये दोनों कथाएं इस महाकाव्य की दुर्बलता नहीं वरन सशक्त विशेषता है। यदि हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष को समझना है तो हमें निश्चित रूप से गोदान को पढ़ना चाहिए। इसमें देशकाल की परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया गया है। कथा नायक होरी की वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और वह यह इच्छा मन में लिए ही वह इस दुनिया से कूच कर जाता है। अगर आपको यह पुस्तक सुनना या पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी का धन्यवाद।